क्या हालचाल है बच्चों? बढ़िया, मस्त। ओके, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में हमने बात की थी कुछ बेहतरीन मैकेनिज्म्स की। हमने वहां पर 8 डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म्स के नाम लिखे थे। आपको याद है ये 8 तरीके कैसे क्रिएट हुए थे? पहले तो मेरे भाई उल्टा चलते हैं। आपको पता है 2 टाइप के मीडियम हो सकते हैं, या तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी या एसिडिक मीडियम। तो 4 मैकेनिज्म बेसिक मीडियम की थी और 4 मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम की थी। चलिए, अगला केस था, या तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, इसका मतलब है आरडीएस में 2 रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, या मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, आरडीएस में सिंगल रिएक्टेंट होगा। तो मेरे भाई इस बिहाफ पर अब आपकी मैकेनिज्म 4 का आधा 2 केस में बचती है, और ये 2 केस इस बात पर डिपेंड कर रहे थे कि मैकेनिज्म में कौन सी बॉन्ड टूट रही है। आपको याद होगा एक था आरसी डबल बॉन्ड ओ वाला सेगमेंट, जिसे हमने बोला था एसाइल, और एक था O से लगा हुआ R डैश, जिसे हमने बोला था एल्काइल। तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रही है या एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रही है, इस बात पर भी 2 केसेस थे। तो ये थे आपके 8 केस। आज हम पहले बात करेंगे इन सारी 8 मैकेनिज्म्स पर, और आप देखेंगे ये 8 नहीं है, दरअसल 4 जो आप बेसिक मीडियम में पढ़ेंगे वही एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा, बस मीडियम का फर्क होगा। ठीक है? अच्छा, अब आप ये जानना चाहोगे कि हम करेंगे क्या। जैसे आज की डेट में अगर मैं आपसे SN1 बोलता हूं, तो मेरे भाई आपको समझ में आता है कि हैलाइड पहले लीविंग ग्रुप छोड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप छोड़ेगा, सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। और जैसे मैं बोलता हूं SN2, वैसे आपको लगता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड एक साथ, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और हैलाइड एक साथ उसी समय निकलेगा साइमल्टेनियसली। उसी प्रकार इन मैकेनिज्म्स के नाम से हमें यह आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसमें। आइए मैं आपको इन मैकेनिज्म्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, सारे लोग मेरे भाई ध्यान दें। तो मैं पहले बेसिक मीडियम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट विद, एक काम करता हूं, वो रिएक्शन तो लिख ही देता हूं मैं। तो वो जो रिएक्शन है जिसकी हम मैकेनिज्म लिखेंगे वो है RCO OR डैश प्लस H2O। ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एसिड जो आया है एंड अल्कोहल जो आया है, उसमें ये जो आपका ब्लू लेवल ऑक्सीजन है ये किधर गया है। सारे लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए। हमें ये पता करना है कि ये ब्लू वाला ऑक्सीजन यहां पर है या यहां पर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। मेरे ख्याल से सारी बातें आपके दिमाग में हैं, तो मुझे ज़्यादा यहां टेंशन नहीं लेनी है। ये है एसाइल, और आपको याद होगा ये है एल्काइल। तो क्या आपको ये पता है कि जब मैं AC वर्ड का यूज करूंगा तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगी, और जब मैं AL वर्ड का यूज करूंगा तो पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट इज BAK2। पहली मैकेनिज्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है BAK2 मैकेनिज्म। मेरे भाई आपको समझ में आ गया, बेस लिया जाएगा। ठीक है, यहां बेस क्लियर हो गया, यहां बेस क्लियर हो गया। ये बेसिक मीडियम सेगमेंट रखते हैं। देखिए, बी ने क्लियर किया बेस, ओके, एसाइल ने क्लियर किया ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ब्लू वाला अल्कोहल में जाएगा, आपको ब्लू लेवल मिलेगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन ब्लू लेवल मिलेगा।
तो आप देख सकते हैं बाक2 में इतना क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि आरडीएस में 2 चीजें होंगी। लेट्स स्टार्ट इट विद, ये है RCO OR डैश। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि H2O और OH माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? H2O और OH माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? मेरे भाई बहुत आराम से बताया जा सकता है, समझा भी जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि OH माइनस ये अटैक करेगा? अच्छा बताइए, इस अटैक से RCO माइनस OH OR डैश, आप ये भी पता कर सकते हैं, हमने नेम रिएक्शन के पहले मिसलिनियस सेगमेंट पढ़ा है, तो आपको पता है ये केस 2 हो गया। केस 2, यहां लिविंग ग्रुप है ये OH माइनस, और ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो कि अगर देखा जाए आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अनस्टेबल है, और अगर ये अनस्टेबल है तो क्या आप देख पा रहे हैं ये लिविंग ग्रुप में निकल जाएगा, और जैसे ये लिविंग ग्रुप में निकलेगा आपके पास होगा RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला एसिड प्लस माइनस बॉन्ड आ जाएगा, प्लस OR डैश माइनस। ठीक है मेरे भाई, आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, ये स्टेप है केस 1, एसिड एंड बेस। तो ये आपको देखिए आंसर मिल जाएगा। बेसिक मीडियम में वैसे भी सॉल्ट मिलता था, RCOO माइनस एंड R डैश OH, एंड नो डाउट यू जस्ट गेट इट कि ये आपका ब्लू लेवल ऑक्सीजन। मेरे भाई ये है एसिड बेस सिस्टम, इसमें 2 चीजें हैं, और ये अटैक, इसमें 2 चीजें हैं। आप बताओ फास्ट स्टेप कौन सा होगा? यही होगा, ये फास्ट स्टेप होगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन फास्ट होता है। ये स्टेप इस रिएक्शन का आरडीएस है, ये स्टेप इस रिएक्शन का आरडीएस है। आरडीएस क्या है? ये आरडीएस। तो मेरे भाई अब आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। बेस है, 2 चीजें आरडीएस में है, बेस है, 2 चीजें आरडीएस में, और बॉन्ड वही टूटी है, देख रहे हैं आप, वही एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड यहां टूटी है, वही एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटी है। ये मैकेनिज्म आपके लिए बड़ी ऑब्वियस है। अच्छा, एक और प्रश्न मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूं, SN1 और SN2 में कौन सी मैकेनिज्म फास्ट होती है? ये मैंने तब भी पूछा था जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, और आंसर मैंने आपको बताया था SN1 होगा, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही डिसोसिएशन हो जाता है। योर सबस्ट्रेट गेट्स डिसोसिएटेड बिफोर इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मेरे भाई कई पॉसिबिलिटीज यहां हो सकती हैं। आइए मैं अगली पॉसिबिलिटी की तरफ चलता हूं, फिर मैं बताऊंगा कब कौन सी मैकेनिज्म यूजफुल होगी। मेरे भाई बाक1, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाक1। तो मेरे भाई एक नजर देखो जरा, सारे देखो एक नजर। यह है आपका बाल1 और यह है आपका बाल2। ये 4, बाकी 3 मैकेनिज्म्स हमें और पढ़नी है। तो एक काम करते, मैं कुछ मैकेनिज्म्स आपको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूं। लुक एट बाल1, एवरीवन लुक एट बाल1। अभी ये कर लेंगे। लुक एट बाल1, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो बेस है, क्लियर है सबके, बेस है, नो इश्यू। बॉन्ड कौन सी टूट रही है? क्या आप देख रहे हैं? बॉन्ड ये वाली टूट रही है। क्या आप सारे लोग देख रहे हैं? बॉन्ड ये वाली टूट रही है। ओके, और ये कह रहा है यूनिमॉलिक्यूलर है, ये कह रहा है यूनिमॉलिक्यूलर। सारे लोग सोचो एक बार, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या ये वाला पोर्शन लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं? एसीटेट, एसीटेट, टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट में हमने एसीटेट भी पढ़ा था। क्या R डैश पर ये लीविंग ग्रुप लगा है या नहीं? सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके OH माइनस के आने के पहले
आपके OH माइनस के आने के पहले ये लीविंग ग्रुप हट जाए और जरा ध्यान से देखें, ये बन जाए। हालांकि इस केस में आपको ये पता है ब्लू लेवल ऑक्सीजन एसिड में जाएगा, और मेरे भाई जब आपका OH माइनस आए तो वो R डैश पर आजू और बाजू से लग जाए। सो योर आंसर वुड बी RCOO माइनस प्लस। एक बार ये लेफ्ट से आएगा और एक बार ये राइट से आएगा। सारे लोग बहुत ध्यान से सोचें, सुने, समझें। सिंस इट कैन बी हैव लाइक ए लीविंग ग्रुप, तो ये हो गया R डैश पर Lg, और ऐसा हो सकता है कि आपके OH माइनस के आने से पहले ही ये लीविंग ग्रुप निकल जाए। तो क्या आप ये समझ पाए हैं कि ये RDS है? क्या आप समझ पाए? इस मैकेनिज्म बालवन में यही होगा। बालवन कब होगा वो अलग प्रश्न है, बालवन कब होगा वो अलग प्रश्न है, बट बालवन में ये होगा। अब आप बुद्धि लगाएं तो आप बाल्टू गेस कर सकते हैं। ये RCO, बाल्टू इज लाइक SN2, थिंक अबाउट दिस। ये R डैश है, इसका क्या मतलब है? बाल्टू का बेस ले रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड यही टूटेगी, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इसके RDS में दो चीजें हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया कि अगर ये पोर्शन लीविंग ग्रुप है तो R डैश पे ऐसा भी केस हो सकता है? सारे लोग देखिए, ये क्या है? थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, R डैश OH माइनस हटाओ इधर से, देखते रहना सारे लोग। मेरे भाई ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। क्या आपको याद है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग? SN2 में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो मेरे भाई क्या ये बैक अटैक करे और उसी समय लीविंग ग्रुप हट जाए? ऐसा भी एक केस। तो क्या आप देख पा रहे हैं? ये आंसर आएगा, और इस समय इन्वर्टेड एल्कोहल आएगा, इन्वर्टेड एल्कोहल आएगा। सो मेरे भाई ये बड़ी क्लियर कट लॉजिकल रिएक्शंस लग रही हैं। ये भी लॉजिकल है, पाई बॉन्ड पे अटैक हो गया। यहां क्लियर है कि मेरे भाई हो सकता है डिसोसिएशन पहले हो जाए। ये बहुत क्लियर है, हो सकता है साथ में। मैं आपको सब बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लें। बात करेंगे बाकवन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म आपको विचलित कर सकती है, इसलिए कमजोर दिल वाले दिल थाम कर देखें। ये कह रहा बेस ले लो, ले लिया। ये कह रहा बॉन्ड यही तोड़ो, यही, लेकिन एक अकेली चीज हो, मतलब बेस ना हो। एक बच्चे ने कहा ये भी ना हो, ये भी केस हो सकता है। अबे अगर यही नहीं है तो ये बॉन्ड कैसे तोड़ोगे? आओ मेरे भाई बाकवन को महसूस करो, बस बाकवन महसूस करते ही आपको मामला पूरा समझ में आ जाएगा। ये हेडिंग क्या सजेस्ट कर रहा है? ये हेडिंग ये सजेस्ट कर रहा है कि ये RDS रहे और ये बॉन्ड टूट जाए। सारे लोग देखिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप देख रहे हैं RC, ये अनस्टेबल वाली बात मैं इधर लिख देता हूं, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये RC, ये देखिए यहां प्लस आ जाएगा, और क्या निकलेगा? R डैश O माइनस। ये बड़ा गंदा सा लगा, ये ऐसा हमने आज तक नहीं किया। हमने ऐसा किया हुआ है, हमने ऐसा भी किया हुआ है, हमने ऐसा भी किया हुआ है। बहुत मैकेनिज्म्स में SN1, SN2 और ये SNAE एडिशन एलिमिनेशन, हमने ये तीनों टाइप तो की हुई है, बट ये गंदा लग रहा है। खैर लिखने में क्या, लिख तो देते हैं मेरे भाई। फिर OH माइनस आपका डेफिनेटली इस प्लस पे अटैक कर जाएगा। अगर OH माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आपको आंसर मिलेगा RCO OH, ठीक है, प्लस R डैश O माइनस। हालांकि जो एसिड बेस कर लेगा तो आपको देगा RCO O माइनस प्लस R डैश OH। ये है मेरे भाई बेस की मैकेनिज्म्स, 4 मैकेनिज्म, ठीक है। आप इस पूरी रिएक्शन को देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ऐसी एक रिएक्शन में यहां भी लिखूं, बीच में छोटी छोटी ही सही, मैं यहां लिखूंगा RCO
OR डैश प्लस H2O। मैकेनियम वही है, अपनी बेस ले रहे हैं, लेकिन इस बार आपका एल्काइल बॉन्ड टूटा है। तो क्या आपको आंसर में ब्लू लेवल ऑक्सीजन एसिड में मिलेगा या नहीं? ब्लू लेवल इन दो मैकेनियम के लिए रिएक्शन है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। ये रिएक्शन इन दोनों के लिए। अगर यहां AL लिखा है तो बॉन्ड ये टूटेगी, और अगर बॉन्ड ये टूटेगी तो क्लियर है ब्लू लेवल इसमें आ जाएगा, दोनों रिएक्शन में इसमें आएगा। बेसिक मीडियम की 4 रिएक्शन को हम समझ गए, ठीक है। अब सेम रिएक्शन के लिए मैं एसिडिक मीडियम की भी बात करूंगा, और आप पाएंगे कि एसिडिक मीडियम भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एक जैसा महसूस होगा। लेकिन मैं उस टॉपिक पर जाऊं उससे पहले मैं आपको इन 4 बेसिक मीडियम मैकेनिज्म्स का प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर सारे लोग देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक झटके में समझ में आ जाएगा। ये नोट अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको अभी नहीं लिखना है नोट। अगर मैं लिख रहा हूं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम, ठीक है मेरे भाई, सारे लोग ध्यान से सोचना। बाल1 एंड बाल2, बाल1 एंड बाल2 में यह क्लियर है कि बाल1 फास्ट होता है, क्योंकि ये SN1 SN2 को रिजेंबल कर रहे हैं। बाल1 बाल2 में क्लियर है बाल1 फास्ट होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में बाल1 हो रहा है तो आपको बाल1 कराना पड़ेगा पहले, ठीक है, सब पता चलेगा, एकदम हलवा आएगा। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाक1 जो है, सारे लोग देखें, बाक1 जो है ये टोटली हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म है। वजह ये है कि आप sp2 कार्बन से लीविंग ग्रुप को अपने आप नहीं निकाल सकते, sp2 कार्बन से लीविंग ग्रुप को अपने आप नहीं निकाल सकते, एंड OR डैश इतना अच्छा लीविंग ग्रुप है भी नहीं। तो बाक1 इज हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म टिल नाउ। आज तक कोई भी ईस्टर इस मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होता नहीं पाया गया है। हां, ऐसे बहुत ईस्टर हैं जो बाक2, बाल1 एंड बाल2 से डिसोसिएटेड होते हुए पाए गए। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो भाई साहब, बाल1 बाल2 में बाल1 फास्ट, बाक1 होगी नहीं तो हम इसकी चर्चा करेंगे नहीं। ये तो मैंने लिखा है कि ये वर्ड क्या बताना चाह रहा था। आइए सारे लोग देखिए, समझिए, सीखिए, आपको लॉजिकल लगेगा 100% कि सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो है बाल1, उसके बाद है मेरे भाई बाक2, बाल1 पहले, बाक2 बाद में, और सबसे आखिरी में है बाल2। चलिए एक झटके में आपको क्लियर हो जाएगा, एक झटके में। मुझे एक बात बताओ, सारे एक बात बताओ, बाल1 कब हो सकता है? खुद सोचो। SN1 कब होता था? SN1 कब होता था? जब R डैश पर प्लस बहुत स्टेबल हो, R डैश पर प्लस बहुत स्टेबल। तो मेरे भाई अगर मैं एक ऐसा ईस्टर आप सबके सामने रखूं, सारे लोग देखो, एक ऐसा ईस्टर आपके सामने रखूं, OCPH, अगर मैं ऐसा ईस्टर आपके सामने रखता हूं तो मेरे भाई कोई भी मैकेनिज्म क्यों होगी, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा कैटायन देगा, तो मेरे भाई ये लीविंग ग्रुप तुरंत निकल जाएगा। वाई बाल1 इज अहेड? बाल1 सबसे आगे क्यों? क्योंकि मेरे भाई बाल1 इस R डैश के कैटायन स्टेबलाइजिंग होने पर हो सकता है। R डैश, ये देखिए, अगर R डैश बहुत जबरदस्त कैटायन स्टेबलाइजिंग है तो मेरे भाई कुछ हो उससे पहले ये टूट जाएगा, और अगर ये टूटा तो बाल1 जिंदाबाद। अब आपके भेजे में एक बात गई होगी कि बाल1 के बाद बाक2 कब होगा? बाक2 तो तभी होगा ना दोस्त
जब मैं यहां ऐसा कोई केस दे दूं, सारे सोचो, क्या CH3 अगर यहां पर है CH3, तो क्या ये कैटायन स्टेबलाइजिंग है? जवाब मिलेगा नहीं, ये कैटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है। तो ये वाला मैकेनिज्म उस जड़ से गायब, ये हो ही नहीं सकता। अब दो मैकेनिज्म्स की बात है, एक मिथाइल पर SN2 अच्छा होता है, तो एक OH- ऐसे अटैक करके इसे लात मारे लाइक दिस, या फिर OH- यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़े, पाई बॉन्ड। तो मेरे भाई पाई बॉन्ड डिसोसिएशन इजी हो जाता है, इसलिए बात आपको समझ में आया। बालवन देखने के लिए आपकी निगाहें हमेशा R डैश ढूंढेंगी, R डैश, R डैश, R डैश, R डैश, किधर है R डैश, बड़ा वाला किधर है, कैटायन स्टेबलाइजिंग किधर है, और अगर कैटायन स्टेबलाइजिंग है तो बालवन कराओ और प्रोडक्ट पाओ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन R डैश तुमने देखा, तुम निराश हो गए, मिथाइल दिखा, मिथाइल दिखा, तो मेरे भाई बाक्टू चिल्लाने लगो, बाक्टू, क्योंकि अब आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा यहां अटैक। ओके मेरे भाई, अब आप कहोगे इसका नंबर कब आएगा? मेरे भाई इसका नंबर इन दोनों के फेल होने के बाद आएगा। क्या देखो, ये बालवन कर रहा है क्या? बालवन कर रहा है क्या? नहीं, ये छोटा है, बालवन नहीं करेगा। क्या करेगा? बाक्टू। लेकिन सोचो सारे, अगर मेरे भाई मैं ऐसा ग्रुप यहां जोड़ दूं, अगर ऐसा ग्रुप जोड़ दूं, तो चलो वापस शुरू से चालू करते हैं। अगर ये ईस्टर पेपर में आया, पेपर में, तो पहले आपकी नजर यहां जाएगी, यहां जाकर देखो, अबे छोटा सा कैटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है, बालवन तुम गायब, बालवन गायब। अब बचा बाक्टू में न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करने की चाहत रखता था, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया ये बड़े बड़े ग्रुप्स ने, बड़े बड़े ग्रुप्स ने। क्या इनकी प्रेजेंस में कोई यहां अटैक कर सकता है क्या? बोलो भाई, मुंह से बोलो यार, क्या बात कर रहे हो? यहां नहीं कर सकता अटैक, तो भाई साहब बाल्टू जिंदाबाद, बाल्टू जिंदाबाद। ऐसा अटैक होगा, ऐसा लात पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, एंजॉय। ऐसा अटैक, ऐसा लात पड़ेगा, कर लोगे? बोलो कर लोगे ना? अभी ये सब लिखाऊंगा मैं, पहले मैं चाह रहा हूं कि 4 बेसिक हो गई हैं, तो 4 एसिडिक मैकेनिज्म भी मैं आपको कराऊं। ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके, मैं इसे हटाऊंगा और अब मैं 4 एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म्स आपको बताऊंगा। ओके, आइए हम सेम ईस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे अब एसिडिक मीडियम में, H+, वही होने वाला है जो पहले था। आर्क 2 में क्या होगा? ये ईस्टर है हमारे पास, ये मीडियम एसिडिक है। आपको याद है वो रिएक्शन जिसमें था pH 4.5 to 6, जिसमें हम pH <7 रखते थे ताकि क्या हो, ये प्रोटोनेट हो सके और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ सके। तो मेरे भाई आप देखें, ये H+ फिलहाल वही काम कर रहा है, ये OR-, और अब जल अटैक करेगा, जल अटैक करेगा, और जल अटैक करेगा तो फिर आप देखें क्या मिलेगा, OH, OH2+ एंड OR-। सारे देखें ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस पे ये OH अटैक करे, OH2 अटैक करेगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये H+ छोड़ दे, ये H+ छोड़ेगा तो आपके पास आया RCOH, OH एंड OR-। मेरे भाई आपका H+ किसे प्रोटोनेट कर सकता है? अगर किसी भी OH को प्रोटोनेट करेगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, OR- को प्रोटोनेट करेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी, OR-H, और आप देख सकते हैं ये प्लस। मेरे भाई ये यहां से हटेगा और ये लोन पेयर रेजोनेंस कर लेंगे, तो आपके पास है RCOH प्लस OH प्लस R-OH। सारे लोग ध्यान से देखो, और आखिरी स्टेप में एसिड आपका H+ छोड़ देगा। तो आप ये प्लीज लिख लीजिएगा, ये H+ जो है
ये यहां से निकल जाएगा। आपको याद है ये रिवर्स फिनोमेना भी है, ये थ्रू आउट देखना। बेसिक मीडियम का लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल होता था क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती थी, बट यहां पर देखें रिवर्सिबिलिटी मेंटेन है। तो आपको आंसर मिल चुका है एसिड प्लस एल्कोहल। ये H प्लस आप लिख लेना आगे ऐसा करके, H प्लस हटा के एसिड प्लस एल्कोहल आएगा। एंड क्लियरली इन दिस स्टेप आप देख सकते हैं ये RDS स्टेप है। दो चीजें हैं, एसिडिक मीडियम है और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही वाली बॉन्ड टूटी है, यही वाली बॉन्ड टूटी है। आप चेक कर ले, सेम बॉन्ड है। ये है आर्क 2, मीडियम का फर्क है, बाकी सेम आपने बेसिक मीडियम में भी किया था। आइए मैं आपको आर्क 1 पर ले चलूंगा, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था। उससे पहले मैं आपको आल1 बता देता हूं, ठीक है। लुक एट आल1, RCOOR डैश, ठीक है। एंड सिंस वी आर यूजिंग एसिडिक कंडीशन, RCOH ये प्लस एंड ये OR डैश। नाउ द सेम फंडा इज कि ये क्या है आपका लीविंग ग्रुप। ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले टूट जाए। तो मेरे भाई अगर ऐसा हो सकता है तो आपको पता है ये यहां से टूटेगा और ये रेजोनेंस कर लेगा। तो आप देख पा रहे हैं यही स्टेप क्या हो गया, RDS, ओके। एंड आपको क्या मिला, RC, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया और ये वाला OH हो गया। यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस इससे रेजोनेंस करेगा और ये OH न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस ये आया आपका R' प्लस। और इस R' प्लस पे आपका वाटर अटैक करेगा। ये लेफ्ट से भी करेगा, राइट से भी करेगा, टॉप से भी करेगा, बॉटम से भी करेगा। तो आपको आंसर मिला RC डबल बॉन्ड OH प्लस। मैं H हटा दे रहा हूं, जब OH2 अटैक करेगा तो ऊपर प्लस आएगा, ऊपर प्लस आएगा तो OH हटा देगा, या मैंने एक H हटा दिया। तो ROH डैश प्लस OH इधर, R डैश इधर। ये देखिए बिल्कुल बाल1 की तरह ही इसके भी आंसर्स आए हैं। अच्छा आल2 कर लेते हैं जल्दी से, आल2 इज इजी। ये है RCOOR डैश। आपने पहला स्टेप तो सबका सेम है, एसिडिक मीडियम में वो प्रोटोनेट होगा, RCO ये प्लस ये OR डैश। बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। अब फंडा फिर से वही पुराना फंडा मेरे भाई। ये है जल, ये है जल, क्योंकि आप देखें एसिडिक मीडियम में ये इलेक्ट्रोफाइल एंड ये इकलौता न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है मेरे भाई। यहां समझने वाली बात क्या है कि ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। करने को मैं ये अटैक करा सकता हूं और ये आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मजेदार चीज क्या है, इसका आंसर है नो रिएक्शन। क्या आपने नोटिस किया है कि आपने वाटर से SN2 को अंजाम दिया हो? मेरे भाई सिंस यहां ईस्टर के लिए और भी चॉइसेस हैं, इसलिए वो इस चॉइस को नेग्लेक्ट मान देता है, हटा देता है, क्योंकि आपको पता है SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है। SN2 किसकी प्रेजेंस में होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है, और ये काफी वीक न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से ऐसे ईस्टर्स नहीं देखे गए हैं जो आल2 मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होते हो एसिडिक मीडियम में। आल2 बोल रहा हूं तो एसिडिक मीडियम तो ऑटोमेटिकली उसमें है। ओके, सो दिस इज मैकेनिज्म इन एसिडिक कंडीशन। नाउ आर्क1 की बात करेंगे। आर्क1 काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, मजेदार पॉइंट होने वाला है। आर्क1 मेरे भाई ये ईस्टर, ओके मेरे भाई, अगर आप इतनी एसिडिक कंडीशन लें कि ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर सकें, इसे प्रोटोनेट कर सकें, हालांकि इट्स नॉट टफ, आई मीन इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी टफ, मैं कह रहा हूं इट्स नॉट टफ, इट्स एक्चुअली वेरी टफ। इसे प्रोटोनेट करना, वो मॉलिक्यूल जिसमें ये प्रोटोनेट हो जाए। अब आप कहोगे इसका लून पर तो रेजोनेंस कर रहा, पता है मुझे कर रहा है, तो उसके लिए आपको तगड़ी एसिडिक कंडीशन रखनी पड़ेगी, बहुत भयंकर एसिडिक कंडीशन रखनी पड़ेगी। आइए सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लुक एट दिस बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड याद है आपको?
आकवन के हिसाब से यही बॉन्ड टूटनी चाहिए और इसी समय टूटनी चाहिए, क्योंकि वन यूनिमोलिक्यूलर है। तो मेरे भाई आप देखिए, ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो ये आकवन मैकेनिज्म को जस्टिफाई करेगा। RC डबल बॉन्ड प्लस एंड साथ में क्या निकला है, R-OH। नाउ इस वाले पर कौन अटैक करेगा, जल अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जब जल अटैक करेगा तो ये आपको क्या देगा, RC डबल बॉन्ड OH2 प्लस, साथ में चल रहा है आपका R-OH। मेरे भाई अब ये क्या छोड़ देगा, ये H प्लस छोड़ देगा और आप देखिए आपको मिल गया RCOH प्लस R-OH। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म। अब लेकिन मजेदार चीज क्या है, एसिडिक मीडियम में हाइपोथेटिकल R2 है। अब आप सरप्राइज होगी, सर आकवन होती है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, ऐसे ईस्टर्स पाए गए हैं जो आकवन मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज होते हैं। अब आप जरूर ये जानना चाहोगे, सर कैसे पता चला था साइंटिस्टों को? आखिर कैसे पता चला था साइंटिस्टों को कि ये मैकेनिज्म लग रही है? भाई उनके सामने तो कोई ईस्टर होगा, उससे हाइड्रोलाइज क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो उन्हें कैसे पता चला ये ईस्टर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक इस मैकेनिज्म से गया है? धैर्य रखिए, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे हम आपको। तो भाई साहब ये 4 एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होगी, 4 बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई टोटल 8। बेसिक मीडियम में कौन बकवास था, बाकवन। एसिडिक मीडियम में कौन बकवास है, R2, ठीक है। 3 इसकी मैकेनिज्म काम की है, 3 उसकी मैकेनिज्म काम की है। लॉजिकली देखो तो 3 ही मैकेनिज्म, क्योंकि उसी को एक तरीके से मीडियम में अलग करके हम लिख रहे हैं। आई तो मेरे भाई अभी इस टॉपिक को करने के बाद हम एक टॉपिक लाएंगे, ईस्टरिफिकेशन। क्या टॉपिक लाएंगे बताइए, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में क्या होगा सुनो, एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाएगा, एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाएगा, एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर ईस्टर बनाएगा। एसिड यहां तो हुआ ही, तो ईस्टरिफिकेशन में ईस्टर बनेगा आंसर, और हम एसिड और एल्कोहल को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। वहां पर भी कुछ मैकेनिज्म्स की हम चर्चा करेंगे। याद रखना वो सारी मैकेनिज्म इन्हीं मैकेनिज्म्स का रिवर्ट पॉइंट होगा, रिवर्ट एग्जैक्टली रिवर्ट। याद रखो मैंने अभी बताया। तो जब वो रिएक्शन में कर रहा हूंगा तो उनकी मैकेनिज्म्स को मैं हेडिंग डालकर छोड़ दूंगा और आपको उनकी मैकेनिज्म के लिए इन मैकेनिज्म्स का रिवर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल रिवर्ट। और ये एक्चुअली रिवर्सिबल है, आपको पता है। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है। एसिडिक मीडियम में क्या था ये बताइए जरा, क्या था ये? रिवर्सिबल था। इसके उल्टे प्रोसेस को, एसिडिक मीडियम के उल्टे प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक आएगा अभी इसके बाद। देख लें इसे, मैं इसे हटाऊंगा और नोट में पॉइंट्स लिखाऊंगा। आइए, जैसा मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर मैकेनिज्म्स का बेसिक मीडियम में लिखा है, ऐसा ही प्रायोरिटी ऑर्डर मैं एसिडिक मीडियम में भी लिखूंगा। आपको पता है, आप गेस कर सकते हैं, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। मेरे भाई आपके पास बुद्धि है तो बता दो चलो। पहले मैकेनिज्म फिक्स है, R1 बिकॉज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, इफ केटायन स्टेबलाइजिंग पार्ट इज देयर, ओके। अरे भाई एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। यहां तीसरी बची हुई मैकेनिज्म है आकवन, यहां तीसरी बची हुई मैकेनिज्म है आकवन। अभी हम जरूर इस पर क्वेश्चन करेंगे, खुशियां मनाएंगे, रत्ती भर भी टेंशन मत लेना। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। मैं और भी कुछ पॉइंट्स यहां लिखना चाहता हूं। थर्ड, ओके,
नो ईस्टर इज ऑब्टेन्ड, सही बात है, टिल नाउ, अभी तक कोई ऐसा ईस्टर प्राप्त नहीं हुआ है, सही है, विच फॉलो बाकवन एंड आल्टू mechanism for its hydrolysis, ओके, ये बहुत सिंपल सा जो हमने वहां समझा था वो हमने यहां लिख दिया है। ये 3 पॉइंट हैं मेरे भाई। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, आप थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं। क्या आपको बालवन एंड आलवन में पता है ना आपकी नजर सबसे पहले कहां जाएगी? मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं। 4th पॉइंट, लाइक बालवन, फिर है आपका बाकटू एंड फिर है आपका बाल्टू। यहां है आपका आलवन, ठीक है, लुक एट, यहां है आपका आकटू और यहां है आपका आकवन। सारे लोग देखिए, क्या बालवन और आलवन केवल मीडियम का फर्क है? बेस एंड एसिड वो तो दिख ही जाएगा तुम्हें, एरो पर OH- लिखा है या H+ लिखा है। तो मेरे भाई, क्या आप ये बात से सहमत हैं कि ये RCOO R डैश, तो क्या आपको पता है बालवन आलवन की कंडीशन इतनी है कि R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग हो? बोलो भाई बोलो, कैटायन स्टेबलाइजिंग। थोड़ा और टेक्निकल लिखना है तो हायर ईज ऑफ डिसोसिएशन, जो SN1 में लिखा था। सारे लोग देख लो, इसे मैं हटा देता हूं यार, थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया ये कब आएगा भाई साहब? एक बार फिर से लिखते हैं यहां पर कि जब R डैश क्या हो, बोलो, कैटायन स्टेबलाइजिंग हो। प्लीज आप लोग समझ लें इसे, स्टेबलाइजिंग, जब R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग हो। अब अगर मान लो पहला नहीं हो पाता है, बेस में बालवन नहीं हो पाता है या एसिड में आलवन नहीं हो पाता है, तो हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप की रिएक्शन की तरफ। सेकेंड टाइप, तो आप सेकेंड कैटेगरी में आओगे ही कब आओगे? जब R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग ना हो। ओके, तो मेरे भाई बाकटू कब होगा? बाकटू होने के लिए R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पहली कंडीशन फेल होनी चाहिए, तभी हम दूसरी कंडीशन पर आएंगे। मेरे भाई यहां क्लियर है, R क्या नहीं होना चाहिए? R स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल। अगर ये क्राउडेड हुआ, R क्या होना चाहिए? बोलो, लेस हिस्टेरिकली क्राउडेड। R शुड नॉट बी क्राउडेड, ये आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर R पर भीड़ भाड़ हो गई, अगर नहीं है तो बाकटू हो जाएगा बेसिक मीडियम में और आकटू हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर R भी बड़ा वाला है तो आप थर्ड फेज में इंटर कर जाएंगे और इसकी कंडीशन यही है, R क्राउडेड। क्या समझ रहे हो? इसकी कंडीशन है R क्राउडेड। मेरे ख्याल से समझदार समझ गए हैं, बाकी का अपन क्या कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न मैं देता हूं आपको। एग्जाम्पल 1, सारे लोग की नजर शुरुआत R डैश से होनी चाहिए, फिर R पर आनी चाहिए, ठीक है। और अगर R डैश आपको आपके मन मुताबिक मिल गया तो बधाई हो, आपको रिएक्शन पता चल गई। 1 मिनट, कई बच्चे कहते हैं ये दादा 8 मैकेनियम लिखा दी इन्होंने, हम पेपर में बैठ के कैसे 8 मैकेनियम लिखेंगे? अरे अकल से पैदल, तुम्हें अब कुछ करना ही नहीं है। अगर तुम ये समझ गए हो, ये खटाक से आंसर लिखो ना। कैसे बताता हूं, देखो, ये आपका एक ईस्टर है, मैं दे रहा हूं आपको, CH3, C डबल बॉन्ड हो O, ये है C, ये है Me3। सारे लोग देखिए, ये ईस्टर है मेरे भाई, और ये ऑक्सीजन पर मैंने 18 लगा रखा है, O को मार्क कर दिया 18 से, ठीक है, O इज 18। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ओके, अब मैं आपको बोलता हूं इसे हाइड्रोलाइज करना है, हमें इसे हाइड्रोलाइज करना है। नाउ
we have two choices in H plus and in OH minus. So now think, क्या आपको R डैश दिख रहा है? क्या आपको R डैश दिख रहा है? बताइए, क्या ये R डैश है? क्या ये केटायन स्टेबलाइजिंग है? अरे हाँ भाई हाँ, अगर ये R डैश है और ये केटायन स्टेबलाइजिंग है तो आल1 बाल1 वाली मैकेनिज्म होगी। यहां क्या होगा? यहां होगा आल1 और यहां होगा बाल1। मेरे भाई अगर तुम्हें पता ही चल गया कि बॉन्ड ये टूटेगी तो काहे को मैकेनिज्म लिख रहे हो? कोई आवश्यकता नहीं है मैकेनिज्म लिखने की। क्या 18 इसके साथ जाएगा? हाँ भाई हाँ, 18 इसके साथ जाएगा। तो आंसर हो गया CH3 CO OH 18 प्लस। क्या आप देख रहे हैं? ये अल्कोहल आ जाएगा। सारे लोग देख लें, सारे लोग देख लें, ये अल्कोहल आ जाएगा। CH3 CO O माइनस ये 18 प्लस ये OH। चेक कर लें आसान है या नहीं। मैकेनिज्म का नाम पता चलते ही, नाम पता चलते ही हम प्रोडक्ट बना देंगे। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप अपने घर से करके लाना। एग्जाम्पल 2 CH3 CO O C, ठीक है। एंड ओके, सो नो इशू विद दैट। थोड़ा लाइन फार्मूला बने, लाइन फार्मूला चलो रहने दो यार। क्या लाइन फार्मूला बनाएंगे यार? ये H, ये मिथाइल, ये फिनाइल। मेरे भाई आप देख सकते हैं केटायन स्टेबलाइजिंग है। और अगर आपको अभी भी नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा केस ही ऐसा दे देता हूं। ये CD3, ये CD3। मेरे भाई H प्लस एंड OH माइनस, ये करना है आपको। क्या आपको अभी भी R डैश बड़ा लग रहा है? है तो बड़ा लगेगा ही, बाकी आप समझदार हैं, कर लोगे। हाँ आइए अगला देखें। मैंने आपको दिया CH3 C डबल बॉन्ड हो CPH3। अरे कर लोगे। अच्छा ये हटाओ, OCH3। मेरे भाई जल्दी से सारे लोग इसे देखें और अपनी बुद्धि लगाएं। ईस्टर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको दे देता हूं जल, यहां पर भी है जल। ये O है आपका 18, O है 18। सारे लोग देखिए इस केस को। आपकी नजर यहां गई होगी, रूल है पहले यहां नजर जानी चाहिए। R डैश, क्या R डैश केटायन स्टेबलाइजिंग है? ना भाई ना, बेकार। सेकेंड फेज में चलते हैं। क्या R नॉट क्राउडेड है? हाँ भाई R कहां क्राउडेड है? हो गया काम, बधाई हो बधाई। अरे बधाई हो बधाई। आर्क 2 एंड बार्क 2। क्या अब आपको पता चल गया बॉन्ड ये वाली तोड़ोगे तो काहे लिख रहे हो मैकेनिज्म? यार सीधा आंसर लिखो ना, पता है ना अपने को कौन सी बॉन्ड तोड़नी। इधर H दे दो वाटर का H, उधर OH दे दो। लो एंजॉय करो जब आप CH3 CO OH प्लस, ये आया आपका CH3 OH एंड दिस इज 18। है ना मजेदार? दिस इज 18। यहां 18 एसिड में आया था, यहां 18 इसमें आया है। तो मेरे भाई ये है सारी चीज़ें जो आप आराम से कर लेंगे और ये सेम आएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अपने घर से बनाकर लाइएगा। एक और देख लो लास्ट वाली मैकेनिज्म कैसे चलेगी। एग्जाम्पल 4। मेरे भाई मैंने आपको क्या याद रखना, बेंजीन को भी क्राउडेड नहीं मानते, बेंजीन को भी क्राउडेड नहीं मानते। बेंजीन तब तक क्राउडेड नहीं होता जब तक आप उसके ईस्टर के सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन के आर्थो पर कोई ग्रुप ना लगा दें, आर्थो पर कोई ग्रुप ना लगा दें। ठीक है मेरे भाई, पैरा से कुछ नहीं होता, मेन आर्थो है। अब आप समझ गए क्या? अब आप समझ गए क्या कि देखो भैया ये केटायन स्टेबलाइजिंग है नहीं। सेकेंड फेज में चलो, यहां बड़ा ग्रुप है, थर्ड फेज में डल चलो। अब थर्ड फेज में जाते ही एसिडिक मीडियम में आपको पता चल गया आर्क 1 यानी कि ये बॉन्ड टूटेगी।
आंसर बना देना, ये O18 है। और बेसिक मीडियम में जाते ही आपको पता चला Bal2 यानी कि ये बॉन्ड टूटेगी, तो मेरे भाई ये तोड़ देना, आंसर बना लेना। इजी इजी इजी। देख लें, ये कुछ ईस्टर्स हैं आपके सामने पड़े हुए हैं, जल्दी से ध्यान से देखें। ओके, देख लीजिए। जैसा आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, इसमें सारे वैरायटी आ चुकी है। हर केस में 2 केस हैं, तो आप बेसिक मीडियम लीजिए या एसिडिक मीडियम लीजिए, वो सारे केसेस यहाँ पर आ चुके हैं जो ये लिखे हुए हैं, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। ओके, इन्हें हटाऊंगा मैं और कुछ और नए क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। चलिए 5 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, एग्जाम्पल 6 से चालू करते हैं। लाइक वी कैन हैव क्वेश्चंस CS3 CO O, इधर कर लो आप CH3 कर लो, ठीक है, और इधर ले लो आप, ठीक है, और इधर आप ले आओ NaOET, ठीक है। सोचिएगा, आपने जो सीखा है पढ़ा है उसे अप्लाई करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल 7, ये लैक्टोन और ये इसकी हाइड्रोलिसिस है, तो ये एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में कर दीजिएगा। बहुत ये डायरेक्ट क्वेश्चन, वो कुछ है नहीं इसमें। ओके, अब जरा ध्यान से देखें एग्जाम्पल 8, ठीक है। मैं आपको एक ईस्टर देता हूं, सारे लोग ध्यान से देखिए, पॉसिबिलिटीज को देखिएगा, खटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका ईस्टर है, ये OR, ठीक है, ये डैश, सारे लोग देखिएगा। यहां पर मैंने फिनाइल लगा दिया, यहां मैंने फिनाइल लगा दिया, यहां मैंने फिनाइल लगा दिया, सारे लोग देखिएगा। अब अगर मैं एक आपको देता हूं इस पर डाइल्यूट H2SO4, तो क्या आप समझ पा रहे हैं ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोलाइज करना है, ओके। और अगर मैं आपको दे दूं कॉन्संट्रेट H2SO4, तो क्या आप ये समझ गए हैं कि इस केस में, नीचे वाले की बात कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि वाटर नहीं है। इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि वाटर नहीं है। तो आप दोनों को अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूं कि आप इसे करके लाएं, ध्यान से सुनिएगा। डाइल्यूट H2SO4 तो सिंपल केस है, H+ एंड वाटर, आई मीन वाटर एंड H+, वो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। ये R है आपका और ये R', ठीक है। टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एक तरीके से यू हैव ओनली H+, तो H+ प्रोटोनेट करेगा, फिर क्या होगा, कैसे होगा, वो आप थोड़ा सा विचार करिएगा, ठीक है। कुछ पेंसिल से बनाइएगा, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तो ये हमने अभी अभी जो पढ़ा है ये है ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मीडियम में भी हमने पढ़ा, बेसिक मीडियम में भी पढ़ा। मेरे भाई कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसके बिहाफ पर आप ये पता कर पाते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं, ओके, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। सारे लोग देखें, मैंने आपको दिया कि whenever सारे लोग सुनिएगा, ऑप्टिकली प्योर, सारे लोग देखिएगा, ऑप्टिकली प्योर का मतलब कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। ऑप्टिकली प्योर ईस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड in acidic condition, ठीक है, ओके। सारे लोग देखिएगा,
whenever optically pure ester is hydrolyzed in acidic condition, सारे लोग देखिएगा, थ्री प्रोडक्ट्स मैं लिख रहा हूं, वन एसिड एंड मेरे भाई रेसमिक एल्कोहल, रेसमिक मिक्सचर ऑफ एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, एल्कोहल्स इज ऑब्टेन्ड। आपको ना ईस्टर दिया गया ना प्रोडक्ट दिया गया, आपको बस कुछ ज्ञान दिया गया और उस ज्ञान से आपको बताना है फाइंड मैकेनिज्म। आपको बताना है वो ईस्टर किस रास्ते से गया था, किस रास्ते से हाइड्रोलाइज हुआ था, ये आपको सोचना है, ठीक है। कुछ लोगों ने लगाया होगा दिमाग, अच्छी बात है, दिमाग लगाने के लिए ही होता है। ओके, सो 9 क्वेश्चंस हमने यहां पर किए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हमने कर लिया, ठीक है। अब हम एक मजेदार चीज करने जा रहे हैं, सारे लोग देखिए, ये अगली रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का जो भी नंबर था उसके अगली रिएक्शन है मेरे भाई, सारे लोग देखें। और ये है आपकी ईस्टरीफिकेशन। क्या है ये? ईस्टरीफिकेशन। सारे लोग सुनिएगा, मजेदार है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। थोड़ी देर पहले मैंने इसी का जिक्र किया था, एसिड एंड एल्कोहल। मेरे भाई मजेदार बात क्या है, इन एसिडिक कंडीशन is known as esterification, मेरे भाई अगर आप रिएक्शन को देखना चाहते हैं शौक से देखो, ये RCOOH और ये है आपका एल्कोहल HOR-। पहले तो आप सारे लोग ये समझो, यहां बेसिक मीडियम ले ही नहीं सकते, बेस लोगे उससे एसिड बेस कर लेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा। अब उस पे एल्कोहल अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां माइनस आने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी गायब, अब ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो एस्टरीफिकेशन एसिडिक मीडियम में ही होता है, एसिडिक कंडीशन में ही होता है मेरे भाई। आपको पता है इसके बीच से जल निकलेगा तो ईस्टर मिलेगा। अब सारे लोगों को यही सीखना है कि मेरे भाई यहां भी वैसा ट्विस्ट दिया जा सकता है, यहां भी वैसा ट्विस्ट दिया जा सकता है। सारे लोग देखें क्या है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि इस वाटर में किसका ऑक्सीजन गया है। ट्विस्ट ये है कि एसिड का ऑक्सीजन गया है या अल्कोहल का ऑक्सीजन गया है। मतलब तुमने ये करके वाटर निकाला है, अगर ये वाटर निकाला है तो एसिड का ऑक्सीजन जल में गया और ये अल्कोहल वाला ईस्टर में आया। लेकिन मेरे भाई अगर तुमने ये वाला जल निकाला तो क्या ये मजेदार केस यहां भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे? उस समय एसिड वाला ऑक्सीजन ईस्टर में और ये वाला जल में। तो मत हो परेशान, क्योंकि अपने पास है फंडा और ज्ञान, वो लगा देंगे भाई साहब। अभी देखिए, रह जाएंगे आप हैरान। ये देखिए, ये अरे क्या लिख दिया, एसिड लिखना है, ये है भाई साहब, ठीक है। वही पॉसिबल मैकेनिज्म्स का केस। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, नोट में फर्स्ट पॉइंट, क्या ये आप सबको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है? ओके। सेकेंड पॉइंट, पॉसिबल मैकेनिज्म। मेरे भाई लिखने को तो हम फिर से 4 ही मैकेनिज्म लिख पाएंगे, यहां तो बेसिक मीडियम नदारद है, गायब। आर्क 2, आर्क 1, आल 2,
आल1 कर दिया उसे मैंने, इसलिए आल2। ये 4 मैकेनिज्म हैं। क्या आप देख पा रहे हो कि ये एसाइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है। तो अगर मैंने AAC2 बोला है तो ये क्लियर है कि ये बॉन्ड टूटेगी, और अगर ये टूटेगी तो ये OH वाटर में जाएगा, और अगर मैंने Al यूज किया तो मतलब ये बॉन्ड टूटेगी। एंड मैंने आपको ज्ञान दे दिया था, यहां लिखना है इसका नाम, ठीक है, बायोमोलिकुलर एसिड कैटालाइज्ड एसाइलऑक्सिन बॉन्ड क्लीवेज मैकेनिज्म, जैसे उसका नाम लिखा था। और उसके बाद चुन चुन कर क्या करेंगे, चुन चुन कर आर्क2 की मैकेनिज्म लिखना। जो मैंने आज आर्क2 की मैकेनिज्म लिखाई थी उसका उल्टा तमीज से पेंसिल से कर लेना। ऐसे आर्क1 करोगे, ऐसे सारी मैकेनिज्म कर लेना है, ठीक है। और प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है। मैं ये हटा देता हूं पोर्शन ताकि मैं आपको इस पर प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस बताऊं। मेरे भाई अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें, नोट के मैकेनिज्म की बात करेंगे, हैं मैकेनिज्म लिख लेना। थर्ड पॉइंट, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ मैकेनिज्म्स, फिर से वही है, आल1, आर्क2 एंड आर्क1। आर्क1 जो वहां था वही यहां पर है, कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वही कंडीशन है, इसके लिए क्या देखना है, R डैश लार्ज, लार्ज मतलब कैटायन स्टेबलाइजिंग। इसके लिए क्या देखना है, R स्मॉल, और इसके लिए क्या देखना है, R लार्ज। ऐसे भी कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 1, बहुत सिंपल सा प्रश्न दूंगा मैं आपको। CH3COOH प्लस OHCPH PH। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ गया। आल1 हो जाएगा, R डैश बड़ा है, R डैश बड़ा है, ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये टूट रहा है तो मैकेनिज्म क्यों लिख रहे हो यार, ये टूट रहा तो पता चल गया, ये OH और ये H निकल गया, इससे पूरा ईस्टर बना के लिख दो। ये OH ये H निकाल दो, आंसर आ गया। मैकेनिज्म नहीं लिखनी बार बार ना, लिखना नहीं, ये तो क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। CH3COOH, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा पहला है। एग्जाम्पल 3, चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका एल्कोहल हो गया। मेरे भाई अब आप देखें, R डैश लार्ज नहीं है, R स्मॉल, हाँ R स्मॉल है, R स्मॉल है तो आर्क2 हो जाएगा। आर्क2 का मतलब याद है आपको, ये बॉन्ड टूटेगी। अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो ये OH ये H वाटर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ये हटा तो आंसर आएगा CH3COOCH3। देख लें, ये OH हटेगा, ये H हटेगा, बस ये आंसर आ गया। और अगर आप यहां करेंगे तो ये बॉन्ड हटेगी, यानी कि ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3COOCPH3। देख लें सारे लोग, इसमें 18 जाएगा जल में, H2O 18, और यहां H2O सिंपल रहेगा। कर लेंगे, आसान है। आइए कैटेगरी और देखिए। एग्जाम्पल 4, सारे लोग देखिएगा। ये है COOH, क्या आपको R दिख गया, R बोलो, R दिखा मेरे भाई। R डैश पर नजर गई सबसे पहले, R डैश छोटा मिला तो ये फेल हो गया, इधर आ गया। R स्मॉल, ये R स्मॉल नहीं है, ये भी फेल। R लार्ज है, हाँ, तो आर्क1 मैकेनिज्म होगी, मतलब ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली। कर लोगे, OH H निकाल देना, एंड दिस इज योर 18। एक मजेदार चीज है जो मैं और बताना चाहूंगा आपको, सारे लोग देखें। एग्जाम्पल 5, अगर आपने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया तो ये शॉर्टकट आपको परेशान कर ले जाएंगे।
ये शॉर्टकट आपको परेशान कर ले जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां ये तो कर दिया, और यहां मैंने सेम क्वेश्चन में अल्कोहल भी दे दिया, यहां मैंने 18 भी लगा दिया। सारे सुनो, लेकिन मैं यहां क्या करता हूं, ये एसिड लगा है, मैं एक कार्बन लगा देता हूं CH2 और फिर एसिड लगाता हूं। सारे अपनी बुद्धि लगाओ। अगर मैं एक CH2 लगा के एसिड लगाऊंगा तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हो, ये कार्बन हिंड्रेंस से बच गया है, ये कार्बन हिंड्रेंस से बच गया है। आप इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी थोड़ा सोचिएगा तो यू वुड फाइंड कि ये इससे दूर हो गया है, इस क्राउडिंग से दूर हो गया है, इसलिए यहां पर ये वाला केस नहीं लगेगा, ये आपका आक्टू ही होगा। ये मजेदार केस था, ध्यान से सुनना। इसलिए भैया ये स्मॉल लार्ज ठीक है, इससे कई सारी चीजें बनती हैं, बट एक्चुअल चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर बीच में कार्बन डाल दिया जाए इस केस के बीच में, तो मैकेनियम जो कि यहां आक्वन हो रही थी, आपको पता है यहां आक्वन हो रहा था, वो आक्टू ही, मतलब उससे पहले वाली मैकेनियम होने लगती है, क्योंकि यहां पर आप देखें एक कार्बन होता है इसलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे सकता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6, और ये बिल्कुल उसी बिहाफ पर है, लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, ये इधर इधर इधर, ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, फिनाइल मतलब जानते हैं ना, बेंजीन, और ये COOH। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, यहां मैंने कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाला है। ऐसा ही डिट्टो एक क्वेश्चन मैंने आपको उधर भी दिया है। तो ये क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 में 2 हम कर चुके हैं, 2 की मैकेनियम पता है, तो बाकी 2 आप कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, मैं ये हटाता हूं यार। ठीक है, तो आज हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिया है, और ईस्टिफिकेशन भी पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। ठीक है, मजेदार चैप्टर है, इसका पीछे से बहुत ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ये पूरी चीज़ ईमानदारी से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, ठीक है।